नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव और आप सुन रहे हैं हॉरर स्टोरी बाय गौरव। दोस्तों, बिना वक्त जाया किए सीधे कहानी को शुरुआत करते हैं। कहते हैं कि जिंदगी कभी कभी हमें ऐसी चीजें दिखाती है जो हम कभी भी देखना नहीं चाहते। मेरा नाम आकाश है। आकाश भड़ाना पेशे से एक डॉक्टर हूं। शायद आपको यह लग रहा होगा कि डॉक्टर भला भूत प्रेतों के बारे में कहानी कैसे सुना सकता है, पर दोस्तों, हाथ से इंसान देखकर नहीं होते, वो तो बस हो जाते हैं। कभी कभी हम विज्ञान की मदद से भी उन्हें सुलझा नहीं पाते तो हमारे लिए वो किसी अनसुलझी पहेली की तरह जहन में रह जाते हैं। मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था। कई साल पहले मेरा एक अस्पताल था, 2 मंजिला पर एक छोटा सा अस्पताल। नीचे की मंजिल पर डॉक्टर, केबिन, नर्स के लिए रूम और बाकी बचे कमरे, पेशेंट रूम थे। ऊपर की मंजिल पर एक स्टोर रूम, 4 पेशेंट रूम और मेरे आराम करने के लिए एक अलग से कमरा था। अस्पताल गांव इलाके में होने की वजह से ऊपर का हिस्सा ज्यादा इस्तेमाल नहीं होता था। अस्पताल एक रास्ते पर था, लेकिन गांव से बाहर था, एक ऐसी जगह पर जहां से आसपास के गांव के लोग भी इलाज के लिए वहां आ सके। ऐसे ही एक शाम की बात है। वैसे तो हर रोज मैं अस्पताल में 6 बजे तक पहुंच जाता था, लेकिन उस दिन मैं 1 घंटा देरी से अस्पताल पहुंचा। जब मैं अस्पताल पहुंचा तो देखा कि अस्पताल में एक भी पेशेंट नहीं था। वैसे वहां हर रोज 8 से 10 पेशेंट आ ही जाते थे, पर उस दिन एक भी पेशेंट नहीं था। तो मैंने मेरी नर्स से पूछा, ज्योति, आज एक भी पेशेंट क्यों नहीं है? तब नर्स ने कहा, सर, आज पूर्णिमा है, कुछ पेशेंट आए थे, लेकिन आप देरी से आने वाले थे तो अंधेरा होने से पहले ही वो चले गए। उस वक्त मेरे ध्यान में एक बात आ गई। पिछले 2-3 महीनों से आसपास के गांव के लोगों ने पूर्णिमा की रात घर से बाहर निकलना बंद कर दिया था। असल में बात यह थी कि आसपास के गांव में यह खबर फैल गई थी कि कोई तांत्रिक औरत पूर्णिमा या अमावस की रात रास्तों पर घूमती देखी गई है, जो कि राह चलते लोगों को अपने वश में कर लेती है और फिर उनकी बलि चढ़ा देती है। पिछले 2-3 महीनों के अंतराल में आसपास के गांव के कुछ 4 या 5 लोग गायब भी हो चुके थे, जिनका बाद में कुछ भी पता नहीं चला। और यही कारण था कि आज अस्पताल में कोई पेशेंट नहीं था। इसीलिए मैं ऊपर अपने कमरे में टीवी देखते बैठ गया। कुछ देर बाद जब बहुत बोर होने लगा तो फिर से नीचे चला गया। तभी मेरे अस्पताल के बॉय का फोन आया, जो कि रात में एक मेल नर्स का काम किया करता था। फोन कर उसने बताया कि आज रात वो काम पर नहीं आ सकता। मैं समझ गया कि वो तांत्रिक औरत के डर की वजह से आना नहीं चाहता। जब मैंने ये बात मेरी नर्स ज्योति को बताई तो उसने भी घर जाने से इनकार कर दिया और कहा कि आज रात को यहीं रुकेगी। मैंने सोचा, कितने अजीब लोग हैं, किसी भी बात से डर जाते हैं। मैंने ज्योति से कहा, तुम भी इन बातों पर यकीन करती हो? ये तंत्र मंत्र या बलि वगैरह सब झूठ होता है। तब ज्योति ने मुझसे कहा, आसपास के हर गांव में उसी तांत्रिक औरत की बात चल रही है, तो उसमें थोड़ा तो सच होगा ना। और माना कि तंत्र मंत्र, ये काला जादू, ये सब झूठ है, पर अगर मान लो मैं यहां से चली गई और उस तांत्रिक औरत ने मुझे रास्ते में पकड़ लिया और मुझे उसी वक्त मार दिया, तो मैं उसे समझाते नहीं बैठूंगी कि देखो ये तंत्र मंत्र सब झूठ है, फलाना ढिमकाना। वो तो मुझे मारने से पहले एक पल भी नहीं सोचेगी, तो बेवजह हिम्मत कर जान गंवाने में कौन सी समझदारी है। और वैसे भी लोग कहते हैं कि वो तांत्रिक औरत सन की दिमाग है, तो ऐसी औरत से कौन पंगा ले। इस तरह ज्योति ने अपना वहीं रुकने का फैसला मुझे सुनाया। मैं भी फिर ऊपर अपने कमरे में चला गया। ज्योति भी अस्पताल का गेट बंद कर नर्स रूम में सोने चली गई। आधी रात हो चुकी थी। मैं टीवी देखता हुआ बिस्तर पर पड़ा हुआ था। टीवी देखते देखते मैं हल्की हल्की नींद में चला गया। बीच रात बाहर की खड़खड़ाहट की आवाज से मेरी नींद खुल गई, तो शायद किसी ने अस्पताल का गेट खोल दिया था। उसके बाद मुझे हॉस्पिटल की बेल बजने की आवाज आई और फिर 2-3 मिनट तक नीचे से बस लोगों की बात करने की आवाज आ रही थी। मैं समझ नहीं पा रहा था कि आखिर नीचे क्या चल रहा है। ज्योति ना ही बेल बजाकर मुझे बुला रही थी और नहीं मुझे आवाज दे रही थी, तो आखिरकार मैं खुद ही नीचे चला गया। गेट के पास 2 आदमी एक जली औरत को लेकर वहां आए हुए थे और ज्योति उन्हें समझा रही थी कि उन्हें जल्द से जल्द सरकारी अस्पताल में लेकर चले जाइए, यहां उनका इलाज नहीं हो सकता। तो मैं आगे चला गया। उनमें से एक आदमी ने मुझे हाथ जोड़ते हुए कहा, साहब, ये बहुत बुरी तरह से जली हुई है, कृपा कर इन्हें बचा लीजिए। मैंने आगे होते हुए उस औरत को देखकर उनसे कहा कि यह तो मर चुकी है। मेरी उस बात को सुनकर उन दोनों आदमियों ने उस औरत की कंबल में लिपटी हुई लाश को नीचे जमीन पर रख दिया। उस लाश से मांस जलने की बदबू आ रही थी। चेहरे का गले की नब्ज उसके मुंह को चेक किया। उसकी नब्ज थम चुकी थी, सांस पूरी तरह से बंद थी। मैंने अपना सर नामे हिलाते हुए फिर उन्हें कहा, कोई चांस नहीं है, इनकी मौत हो चुकी है। कौन है ये औरत? तब वह दोनों आपस में ही एक दूसरे को देखने लगे। शायद उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि मुझे क्या जवाब दें। तभी एक आदमी ने दूसरे से कहा, तुम यहीं रुको, तब तक मैं पुलिस में रिपोर्ट कर बड़ी गाड़ी लेकर आता हूं। इसे पोस्टमार्टम के लिए लेकर जाना होगा। और इतना कहकर वह जल्दी जल्दी में वहां से निकल गया। मैंने फिर दूसरे आदमी से पूछा,
अरे भाई, ये औरत कौन है? तो उसने अपने आसपास देखते हुए जवाब दिया, साहब, ये हमारे गांव की एक विधवा औरत है। पूरे गांव के लोग तांत्रिक औरत की बात करते हैं ना, वो आज इस गरीब औरत की बलि चढ़ने वाली थी। गांव वालों को जब इस बात का पता चला तो सारे गांव वाले उसे ढूंढते हुए जंगल में चले गए। तभी तांत्रिक औरत इसे एक पेड़ से बांधकर उस पर तंत्र मंत्र कर रही थी। पुलिस तक खबर पहुंचते पहुंचते बहुत देर हो गई थी। ऊपर से जंगल के अंदर बड़ी गाड़ी नहीं जा पा रही थी, तो हम कुछ गांव वाले बाइक लेकर अंदर चले गए। जब हम वहां पहुंचे तभी औरत अधजली हालत में रेंगते हुए कहीं जा रही थी और वो तांत्रिक औरत वहां से गायब हो चुकी थी। इसलिए हम इसे बाइक पर बिठाकर जल्दी जल्दी में यहां लेकर आ गए। यहां आने तक तो वो जिंदा थी, कुछ बड़बड़ा रही थी। मैं उसे चुप रहने को कहता तो हंसने लगती। पता नहीं कब उसने जान छोड़ दी। बहुत अजीब हरकतें कर रही थी। ऐसी दर्दनाक हालत में भी वो हंस रही थी, मानो उसे मारने का मजा आ रहा हो। उसकी बात को सुनते हुए मैंने एक नजर लाश को देखा। वो लाश बहुत ज्यादा जली हुई थी। मैंने उस आदमी से कहा, तुम्हारी गाड़ी आने तक लाश को उठाकर अंदर पेशेंट रूम में रख दो और उसे कपड़े से ढक दो। मैं जब उस औरत के चेहरे को देख रहा था तो उसकी आंखों की पुतलियां ऐसी नजर आ रही थीं मानो वो अभी जिंदा हो और मानो मुझे घूर रही हो। मैंने उस लाश की आंखों को बंद किया और अपनी नजर हटाकर फिर से ऊपर अपने कमरे में चला गया। जाते जाते नर्स को उस आदमी पर ध्यान रखने को कहा। ऊपर जाते ही मैंने टीवी बंद कर दिया और सोने की कोशिश करने लगा। मैं हल्की नींद में था कि मुझे मेरे कानों के पास कोई फुसफुसाहट सी सुनाई दी। मैंने आंखें खोलकर देखा तो वहां कोई नहीं था। मैं फिर से चादर ओढ़कर सो गया। मैं गहरी नींद में था। शायद कुछ पल के बाद मुझे मेरे आसपास किसी की आहट महसूस होने लगी। मैं अंदर ही अंदर किसी परछाई को मेरे आसपास महसूस कर पा रहा था, पर मैं यह समझ नहीं पा रहा था कि मैं यह सपना देख रहा हूं या हकीकत में मेरे साथ यह सब हो रहा है। वह परछाई मेरे आसपास लहरा रही थी और कुछ मंत्र बड़बड़ा रही थी। मैं बस दाएं बाएं उस परछाई को आसपास घूमते हुए देख रहा था। हैरानी की बात यह थी कि बहुत कोशिश करने के बावजूद मैं उसका चेहरा ठीक से देख नहीं पा रहा था। जैसे ही मैं अपनी नजर उसके चेहरे पर जमाने की कोशिश करता, वह और धुंधला हो जाता था। वह मंजर देख मेरी सांसें तेज चलने लगी थी। धड़कनें भी बहुत तेज चल रही थी। मैंने ठंडी आवाज में उससे पूछा, कौन हो तुम? उसने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वह बस मेरे आसपास यहां वहां घूमती रही। मैं फिर से उसे देखने की, उसे समझने की कोशिश करने लगा तो वह परछाई धीरे धीरे सरकती हुई एक अंधेरे कोने में चली गई। मैं अब उसे देख नहीं पा रहा था, लेकिन उसकी आवाज मुझे सुनाई दे रही थी। वह अब भी किसी मंत्र का उच्चारण किए जा रही थी। मैंने फिर दबी हुई आवाज में पूछा, कौन हो तुम? मैं तुम्हें देख नहीं पा रहा हूं। तब मुझे उस अंधेरे कोने से एक आवाज आई, पर मैं तुम्हें देख सकती हूँ। उसकी आवाज सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। तभी वह परछाई सरकती हुई अंधेरे से बाहर निकलकर बिल्कुल मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। उसका वह जला हुआ खौफनाक चेहरा देखकर मेरी रूह कांप गई। मैं झट से उठकर अपने बिस्तर में बैठ गया और घबराते हुए अपने आसपास देखने लगा, पर वहां तो कोई भी नहीं था। मैंने अपने चेहरे का पसीना पोंछते हुए महसूस किया कि मैं तो बस एक सपना देख रहा था। मुझे काफी बुरा लगा कि यह कैसा अजीब सा सपना था। ऐसा लगा जैसे मैं मरने वाला हूं। आज तक मैंने कभी इतना भयानक सपना नहीं देखा था। हो ना हो, यह उन लोगों की बात का असर था। उस औरत की जली हुई लाश को देखकर मेरे दिमाग पर कुछ तो बुरा असर हुआ था। मैंने अपने आप को समझाया कि यह बस मेरा वहम है और अपना ध्यान हटाने के लिए मैंने टीवी चालू कर दिया। टीवी देखते देखते मेरी कब आंख लग गई पता ही नहीं चला। फिर एक बार वही हुआ। कुछ ही देर बाद मुझे फिर से कुछ मंत्र बड़बड़ाने की आवाज सुनाई देने लगी। मैं फिर से उठकर बैठ गया। टीवी अब भी चालू था। मैंने सोचा कि आज कुछ ज्यादा ही हो रहा है। यह मुझे बार बार मंत्र जाप कियो सुनाई दे रहा है। ऐसा नहीं था कि जिंदगी में मैंने पहली बार लाश को देखा था। पता नहीं मैं लाश से इतना क्यों डर रहा था। तभी मुझे बाहर से कुछ घसीटने की आवाज सुनाई दी, जैसे ही कोई किसी चीज को घसीटते हुए कहीं लेकर जा रहा हो। इस बार मैं उठकर खड़ा हो गया। आज यह कुछ तो अजीब हो रहा है। मैंने सोचा कि नीचे जाकर देखता हूं कि पुलिस वाले आए हैं या नहीं, वह लोग उस औरत की लाश को लेकर चले गए हैं भी या नहीं। मैं जब नीचे गया तो देखा कि वहां कोई दूसरा आदमी नहीं था। अस्पताल का गेट खुला था और नर्स वहीं टेबल पर सर रखकर सो रही थी, तो मैंने पेशेंट रूम में झांक कर देखा। वह औरत की लाश अब भी वहीं पड़ी हुई थी। 1.5 घंटा बीत चुका था। न वह पुलिस वाले आए थे और न ही वह 2 लोग। मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने नर्स को जगाते हुए उस पर चिल्लाया, क्या रही हो तुम ज्योति? मैंने तुम्हें ध्यान रखने को कहा था ना, तुम तो आराम से सो रहे हो। अरे कहां गया वह दूसरा आदमी? वह हड़बड़ाते हुए उठकर बैठ गई। सर पता नहीं मैं कैसे सो गई। मैं तो जाग रही थी, पर कुछ पल बाद ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे अपने वश में कर लिया हो और न चाहते हुए भी मैं गहरी नींद में चली गई। मैंने भी ऐसा ही कुछ अनुभव किया था, इसलिए फिर शांत होते हुए मैंने उससे कहा,
ठीक है, अभी तुम पुलिस को फोन लगाओ। ज्योति ने फोन उठाकर देखा तो फोन डेड था। मैं समझ गया कि हम दोनों किसी मुसीबत में बुरी तरह से फंस चुके हैं। मैंने उसे कहा कि चलो मेरे साथ, हमें इस लाश को अस्पताल के बाहर रखना होगा। इसे बाहर रखने के बाद हम बाहर का और हॉस्पिटल का गेट बंद कर देंगे। न जाने क्यों, पर लाश के यहां होने से मुझे यहां खतरा महसूस हो रहा है। मैंने ज्योति को स्टोर रूम से खराब पुरानी बेडशीट लाने को कहा। वह जल्दी से जाकर 3-4 बेडशीट लेकर आ गई। मैंने दूसरी बेडशीट में उस लाश को लपेटना शुरू किया। अब लाश से जलने की बदबू बहुत ज्यादा आने लगी थी। लाश को लपेटते वक्त अचानक से उसके चेहरे से कंबल हट गए और उसका जला हुआ चेहरा देख मुझे झटका सा लगा। उसकी दोनों आंखें खुली थीं और हद से ज्यादा बाहर आ गई थीं। वह देख मेरी धड़कन ही तेज हो गई। तभी ज्योति ने कहा, सर, आपने तो उसकी आंखें बंद कर दी थी ना, तो इसकी आंखें फिर से कैसे खुल गई? असल में मैं खुद इस बात से हैरान था, लेकिन मैंने उसे कहा, उस पर ध्यान मत दो, लाश है। मरने के बाद शरीर में कई तरह के बदलाव होते रहते हैं, यह भी किसी रिएक्शन का असर होगा। मैंने फिर उस लाश के चेहरे को कंबल से ढकते हुए उसे बेडशीट से लपेट दिया। हम दोनों ने पूरी ताकत लगाकर लाश को वहां से उठाया। लाश बहुत ही भारी हो चुकी थी और अकड़न की वजह से हम उसे ठीक से उठा नहीं पा रहे थे। किसी तरह घसीटते हुए हम उसे अस्पताल से बाहर लेकर चले गए। बाहर बहुत तेज हवाएं चल रही थीं। लाश के ऊपर का कपड़ा उड़ रहा था। मैंने ज्योति से कहा, तुम बाहर का गेट बंद करो, तब तक मैं इस पर ध्यान रखता हूं। जब ज्योति गेट बंद कर रही थी, तब आसपास देखते हुए मेरी नजर फिर से उस लाश पर चली गई और इस बार बहुत ही तेज सनसनाहट मेरे अंदर दौड़ गई। मैं पीछे हट गया। मेरा शरीर जोरों से कांपने लगा था। मैंने देखा कि उस लाश की आंखों में चमक है, एक तरह की सफेद चमक। मैंने झट से वहां से अपनी नजर हटा ली। तब ज्योति मेरे पास आई और उसने मुझे हिलाते हुए कहा, क्या हुआ सर, आप इतने डरे हुए क्यों लग रहे हो? मैंने एक नजर ऊपर आसमान में देखा और अपने आप को संभालते हुए कहा, कुछ नहीं। उसकी आंखों में मुझे चांद की परछाई दिखाई दे रही थी। एक पल के लिए लगा कि वह जिंदा हो चुकी है। ऐसा लगा कि उसकी आंखों में जैसे कोई हरकत हुई हो। ठीक है, तुमने गेट बंद कर दिया ना, चलो अब अंदर चलो। फिर ज्योति और मैं, हम दोनों अस्पताल के अंदर चले गए। अंदर जाते ही मैंने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया और ज्योति से कहा कि जब तक पुलिस यहां नहीं आती या फिर हमारी जान पहचान का बाहर कोई दिखाई नहीं देता, तब तक हम दोनों में से कोई भी दरवाजा नहीं खोलेगा। अब दरवाजा सीधे सुबह होने पर ही खुलेगा। ज्योति भी थोड़ी डरी हुई थी। मैंने ज्योति को मेरे कमरे में जाकर सोने को कहा और बोला कि मैं नीचे ध्यान रखता हूं, तुम ऊपर मेरे कमरे में आराम करो। अभी भी रात ढलने में 5 घंटे का वक्त बाकी था। मैं जाकर नर्स बेड पर लेट गया। उस वक्त मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। बाहर सब शांत था, बस हवाओं की साए साए की आवाज सुनाई पड़ रही थी और हवाओं की उस आवाज से बाहर का सन्नाटा और भी डरावना होता जा रहा था। मेरी जिंदगी की आज तक की यह सबसे खौफनाक रात थी। वक्त काटने के लिए मैंने वहीं पड़ा हुआ एक न्यूज़पेपर उठाया और उसे पढ़ने लगा। पेपर पढ़ते पढ़ते फिर से मेरी आंख झपकने लगी कि तभी फिर धड़ाधड़ की आवाज से मैं चौकन्ना हो गया। वह आवाज ऊपर से आ रही थी। मैंने ऊपर मेरे कमरे की बेल बजाकर ज्योति को जगाना चाहा, पर ज्योति का कोई जवाब नहीं आया। मैंने 10-12 बार बेल बजाकर देखा, फिर भी ऊपर लगातार धड़ाधड़ की आवाज आ ही रही थी। मैंने दरवाजे के पास जाकर अंदर से ज्योति को आवाज दी, फिर भी ज्योति का कोई जवाब नहीं आया। मैंने घबराते हुए धीरे से कमरे का दरवाजा खोला और सिर्फ अपने सर को बाहर निकालते हुए सबसे पहले इधर उधर देख लिया। अब तो साफ पता चल रहा था कि आवाज ऊपर से ही आ रही थी। मैं नर्स रूम के बाहर गया और हल्के कदमों के साथ सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर चला गया। एक पल लगा कि खिड़की से बाहर झांक कर देखूं कि लाश बाहर है भी या नहीं, पर डॉक्टर होने के बावजूद बाहर देखने की मेरी जरा भी हिम्मत नहीं हो रही थी। मैं ऊपर गया तो देखा कि ज्योति नींद में चल रही थी और नींद में ही वह कुछ बड़बड़ाते हुए बालकनी के दरवाजे पर अपना सर पटक रही थी। मैंने ज्योति के कंधों को पकड़ते हुए उसे मेरे कमरे में लेकर चला गया और फिर आराम से उसे बेड पर सुला दिया। उसके ऊपर चादर चढ़ाकर मैं पीछे मुड़ा ही था कि ज्योति ने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं वहीं जगह पर खड़ा हो गया। मैं तुम्हें देख सकती हूँ। मैंने झट से अपने हाथ को उसके हाथ से छुड़ा लिया और मैं पीछे हट गया। ज्योति घबराकर बिस्तर में उठकर बैठ गई और घबराते हुए मुझसे पूछने लगी कि क्या हुआ है, कुछ गलत हो गया क्या? मैंने ज्योति से कहा, क्या तुम्हें कुछ भी पता नहीं कि अभी क्या हुआ है? उसने रोते हुए कहा, नहीं, सच में मुझे कुछ भी पता नहीं, पर कुछ तो बुरा जरूर हुआ है। मैंने उसे समझाते हुए कहा, देखो ज्योति, हमारे साथ कुछ अजीब चीजें हो रही हैं, पर मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता, तुम आराम करो। और तब ज्योति की आंखें बड़ी बड़ी होने लगी। अचानक से उसके चेहरे पर डर फैल गया और फिर मेरे पीछे देखते हुए उसने कहा, वह यहां क्या कर रही है?
क्या चाहिए उसे? सर उसे कहिए ना यहां से जाने को। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। तो मैंने ज्योति से पूछा, कौन किसके बारे में बात कर रही हो तुम? उसने कहा, वह मरी हुई, वह जली हुई औरत। मैं खुद डरा हुआ था, पर मैंने ज्योति को समझाया कि यह सब डर की वजह से हो रहा है, हम दोनों को वहम हो रहे हैं। तो मैंने ज्योति को आराम करने को कहा और मैं नीचे चला गया। फिर भी मेरा मन कह रहा था कि एक बार बाहर देख लूं, पर अभी मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी। भगवान का नाम लेते हुए मैं नर्स रूम में चला गया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ऐसी चीजों का सामना कैसे करते हैं। यह इस रात का आतंक था जो मेरे अंदर डर पैदा कर रहा था। मैं अपने आप को शांत कर जाकर बिस्तर पर लेट गया। कुछ वक्त बाद मुझे फिर से कुछ खटपट की आवाज आ गई, पर इस बार बाहर जाकर देखने की मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी। मैंने सोचा कि अब चाहे जो भी हो जाए, लेकिन जब तक किसी इंसान की आवाज नहीं आ जाती तब तक मैं बाहर नहीं जाऊंगा। और मैं वहीं दरवाजे के पास कान लगाकर खड़ा रहा। बस कुछ ही पल में मुझे चलने की आवाज सुनाई पड़ी और उसके कुछ देर बाद दरवाजा खोलने की। हो ना हो ये ज्योति थी, लेकिन इतनी रात को इसने दरवाजा खोला क्यों? और उसके कुछ देर बाद मुझे रोने की आवाज सुनाई देने लगी, जैसे कोई किसी की मौत का मातम मना रहा हो। मैं डरा हुआ तो था, पर अब मुझसे रहा नहीं जा रहा था। बाहर कौन रो रहा होगा? क्या वो ज्योति होगी? अगर वो ज्योति है तो ऐसे क्यों रो रही है? मेरे मन में कई सवाल उठ रहे थे। मैंने हिम्मत कर दरवाजे को धीरे से खोल दिया और चुपके से बाहर झांक कर देखा। सच में अस्पताल का दरवाजा खुला था और बाहर दरवाजे के पास ज्योति बैठी हुई थी। बाहर की लाइट झपक रही थी और मैं जान चुका था कि वह ज्योति ही है। मैं थोड़ा बाहर चला गया और मैंने वहीं से ज्योति को आवाज दी, ज्योति, ज्योति वहां क्या कर रही हो तुम पर? ज्योति मेरी तरफ बिना देखे बस रोए जा रही थी। क्या तुम उस औरत को पहचानती हो? पहचानती हो तो मुझे माफ कर दो। मुझे तो बस डर लग रहा था, इसलिए मैंने उसे बाहर रखने को कहा था। मैं और थोड़ा आगे चला गया और नजदीक जाने की मुझ में हिम्मत नहीं थी। हवाएं अब भी जोरों से चल रही थी। ज्योति अब भी रो रही थी। उसका रोना अब मुझे और डरा रहा था। पर एक पल मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैंने उस लाश को अस्पताल से बाहर निकालकर बड़ी गलती कर दी हो। मैं धीरे धीरे ज्योति के पास चला गया और उसके कंधे पर हाथ रख दिया। ज्योति, अपने आप को संभालो ज्योति। और तब ज्योति ने रोते हुए मुड़कर मेरी तरफ देखा। वह रो रही थी और उसके चेहरे पर हंसी थी। आंखों की पुतलियां सफेद चमक रही थीं, मानो आंखों में चांद उतर आया हो। मैं कांपते हुए पीछे हट गया। उसे आगे कुछ बोलने के लिए मुंह से आवाज ही नहीं निकल रही थी। मेरे बस दांत टिकटिका रहे थे, जैसे मेरे अंदर बहुत ठंड भर गई हो। इतनी तेज हवाओं में भी मेरा शरीर गर्म होने लगा था। माथे से पसीना टपक रहा था। बहुत शांति से मैं एक एक कदम पीछे हट रहा था कि तभी ज्योति एकदम से शांत हो गई। मैं अपनी जगह पर ही रुक गया, ये सोचते हुए कि अब वह आगे क्या करने वाली होगी। और तब वह उठकर खड़ी हो गई। ज्योति ने बड़े आराम से उस अधजली लाश को अपने पीठ पर उठा लिया और उसे उठाकर सीधे अस्पताल के गेट के बाहर चली गई। आज मेरी सहने की समझने की हर सीमा टूट गई थी। अभी कुछ देर पहले जब हम दोनों ने उस लाश को उठाना चाहा था, तो वह लाश हम दोनों से उठाई नहीं जा रही थी और अब ज्योति अकेले ही उस लाश को उठाकर कहीं जा रही थी। मैं वहीं खड़े होकर कुछ देर बस देखता रहा। ज्योति लाश को लेकर पीछे झाड़ियों के बीच चलने लगी। कुछ पल बाद वह दिखाई देनी बंद हो गई। वह चलते हुए घनी झाड़ियों के अंदर चली गई थी। मैंने कई बार उसे आवाज देना चाहा, पर जो मैंने अपनी आंखों से देखा था, उसे देख मेरा दिमाग सुन्न हो गया था। वह सब देख मुझे तेज बुखार चढ़ गया था। मैं लड़खड़ाते हुए अस्पताल के अंदर चला गया और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। इस बार वह सब मेरी ताकत से बाहर था। बार बार ज्योति का और उस लाश का चेहरा मेरी नजरों के सामने आ रहा था। मैंने अपने आप को ही नींद का इंजेक्शन दे दिया। सुबह जब होश आया तो कुछ पुलिस वाले अस्पताल में खड़े थे। उनमें से एक पुलिस वाले ने मुझसे कहा, आपको कुछ दिखाना है। मेरे अंदर इतना डर बैठ चुका था कि उनसे बात करने तक का मुझ में होश नहीं था। वह मुझे पीछे झाड़ियों में अंदर तक लेकर चला गया तो मैंने देखा कि बेडशीट के सहारे एक पेड़ से ज्योति की लाश लटक रही थी। जब मुझे अच्छा महसूस होने लगा तो मैंने पुलिस को रात में उन 2 अनजान लोगों के और लाश के बारे में जानकारी दी तो पुलिस ने कहा कि असल में वह लाश तांत्रिक औरत की थी। गांव वालों ने उसे पकड़कर जलाने की कोशिश की थी, पर उसके साथ ही किसी तरह उसे लेकर भाग गए। जब पुलिस को खबर मिली तो हमने रात भर उसे आसपास के गांव और जंगल में बहुत ढूंढा, पर किसे पता था कि उसकी लाश यहां अस्पताल में होगी। कुछ देर बाद पुलिस वहां से चली गई। पुलिस की जांच भी चलती रही, पर कुछ हाथ नहीं लगा। ज्योति की लाश तो मिली, लेकिन उस तांत्रिक औरत की जली हुई लाश कभी नहीं मिली। पता नहीं वह सच में मरी हुई थी या फिर मरने का नाटक कर रही थी, या शायद मरकर फिर से जिंदा हो गई थी, क्योंकि उसके मरने के बाद भी उसके मरने का कोई सबूत नहीं मिला था। कुछ दिनों बाद लोगों में यह खबर फैलती चली गई और फिर लोगों ने अस्पताल में आना बंद कर दिया।
कुछ महीनों बाद मैंने अस्पताल बंद कर दिया और वह क्या था, वह क्या चीज थी, वह आज तक मैं समझ नहीं पाया हूं।